लास्ट लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे, अब हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम कूलम्स लॉ से शुरू करते हैं, है कूलम्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ चार्जिंग तक पढ़ लिया था। 3 मेथड्स ऑफ जो चार्जिंग होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 जो था, तीनों जो अपन मेथड्स है पढ़ चुके हैं। अब आज हम बेटा कूलम्स लॉ से शुरू करेंगे कि कूलम्स लॉ जो है क्या होता है। तो कूलम्स लॉ जो है ये चीज बताता है कि बेसिकली इट स्टेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। फॉर एग्जांपल यदि मैं दो पॉइंट चार्जेस ले लूं, पॉइंट चार्जेस 1 और पॉइंट चार्ज 2, ठीक है। यदि मैं दो पॉइंट चार्जेस ले लूं, एक पॉइंट चार्ज ले लूं Q1 और एक पॉइंट चार्ज ले लूं Q2, ठीक है। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए दोनों, और यदि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस यदि r है तो कूलम्स लॉ ये बोलता है, मैथमेटिकली यदि हम पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि इन दोनों के जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है क्या होता है, ये वाला जो है ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो यदि मैं इस पे बोल दूं, जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है इसको मैं ऐसे लिख दूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये वाला बॉडी जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा मान लो, तो इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, दूसरी चीज ये है इसमें कि अभी ये जो दोनों चार्जेस है ये अपन के रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली ये लाइक चार्जेस होंगे, तो या तो इसको मैं दोनों को पॉजिटिव मान लूं या दोनों को नेगेटिव मान लूं। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि ये दोनों जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो है कि that is directly proportion to the product of charges, ठीक है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जितना जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया कि जितना ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, और जितना ज्यादा ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली जो इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में वो कम हो जाएगा। तो force on 2 due to 1 का magnitude equal to force on 1 due to 2 का magnitude is directly proportional to the product of Q1 Q2 and inversely proportional to the square of distance between them, ऐसा। तो बेटा इसमें यदि मैं इस proportionality constant को हटाऊंगा तो डेफिनेटली एक मेरा constant फैक्टर आएगा, उसको हम K बोलेंगे। तो हम ऐसा लिखते हैं force on 2 due to 1 equals to force on 1 due to 2 equals to proportionality constant है ना, तो K into Q1 into Q2 upon R square, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो है k बोलते हैं, इसमें k को जो है, k की जो वैल्यू है, k जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 × 10 to the power 8, 9 × 10 to the power 9, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो यूनिट है ये हो जाएगी हमारी न्यूटन। इधर क्या बेटा, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इस k को जो है, k को इस तरह से भी लिखा जाता है, k को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बेटा वो है 8.85 × 10 to the power -12, ठीक है। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें हम ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली जो कूलम्स लॉ है क्या बताता है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बताता है कि क्या इंटरेक्शन फोर्स होगा। उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फोर्स ऑन 2 × 1 फोर्स ऑन 1 × k × Q1 × Q2/r²। इसमें k एक जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10 to the power 9 है। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारी आ जाती है वैल्यू 9 × 10 to the power 9 इसमें, ठीक है। और यदि मैं इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यदि मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें फोर्स लिखूंगा इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। यदि मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊंगा तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका तो कोई यूनिट नहीं है 4 पाई का, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है
इसका जो है मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है। अब थोड़ा इनके बारे में और थोड़ा सा डीप में बात करते हैं कि ये जो फोर्स जो है ये दोनों की चीज में ये कैसे लगेगा, कैसे किस तरह से लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज, वो तो अपन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ लिया। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं वापस यहाँ पे यदि मैं दो अनलाइक चार्जेस लेता हूँ, और क्या लेता हूँ बेटा, यदि मैं यहाँ पे दो अनलाइक चार्जेस लेता हूँ, तो अनलाइक चार्जेस जो हैं क्या हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसमें लगाएगा फोर्स ऑन 2 फोर्स ऑन 1। तो इसमें बेटा इसमें सबसे पहला जो ये है कि ये जो फोर्सेस जो है, सबसे पहले इन दोनों ये जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सबसे पहली चीज है ये जो फोर्सेस है दे विल ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। Forces will always act in opposite direction। या फिर मैं ऐसे ले लूं, यदि इनको इन दोनों फोर्सेस को यदि मैं क्या बोलते हैं अनलाइक चार्जेस यदि मैं ले लूं, मान लो इसको मैं ले लूं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ले लूं, तो जो फोर्स जो है ये हमेशा ये यदि ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो फोर्सेस हमेशा जो है एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड चीज क्या है कि जो पोल जो है ये हमारी जो है ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं इस पे लग रहा हूं, मतलब ये यदि मैं इस पे देखूंगा, इसमें देखूंगा, ये यदि सेकंड बॉडी पे देखूंगा तो ये फोर्स लगा रहा है, और यदि इस पे देखूंगा तो ये बॉडी फोर्स लगा रही है। तो इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। और इन फोर्सेस का जो वो है कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये हमेशा इक्वल ही होंगे ऑलवेज, कि ऐसा नहीं है कि ये एफ ऑन ये मान लो यदि Q1 और Q2 मान लो ये क्या बोलते हैं ये बड़ा है तो ये इस पे कम फोर्स लगाएगा, ये छोटा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये जो तीनों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या है, इन तीनों को यदि मिलाऊंगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर को डिनोट करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर को डिनोट करता है, एक्शन रिएक्शन। तो यदि मैं फॉर एग्जांपल यदि सिस्टम पे यदि मैं देखूंगा, इस पूरे सिस्टम पे यदि मैं देखूंगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 है। तो ऑलवेज यदि नेट फोर्स 0 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे ऑलवेज जो है नेट फोर्स 0 है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस सिस्टम का क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम जो हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा। ये तीनों चीजों के कारण ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया सबसे पहले। और ये जो दोनों सिस्टम है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का मतलब ये चार्ज वन और चार्ज दोनों का यदि मैं सिस्टम में ले लूंगा तो इस सिस्टम का मोमेंटम जो होगा कंजर्व हो जाएगा ऑलवेज। यो ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा 4 पॉइंट है, ये जो फोर्सेस जो है ये ऑलवेज एक्ट अलोंग द, ये हमेशा इस लाइन के अलोंग ही होंगे, जो दोनों बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके अलोंग ही लगेंगे। ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। अब इसका जो बेटा 5th पॉइंट है कि क्योंकि बेटा इलेक्ट्रो 3 प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं हमारे, कंजर्वेटिव नेचर होते हैं। ठीक है बेटा, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हो गया हमारा बेटा स्प्रिंग फोर्स, और एक होता है बेटा हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो बेटा इट इज कंजर्वेटिव नेचर, तो इसमें जो है कंजर्वेटिव की जो रूल्स है वो हमेशा यूज होंगे। क्या हो जाएगा, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। तो क्योंकि ये अपन का जो है ये जो फोर्सेस है हमारे कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली जो हमारे जो पोटेंशियल, तो इसमें इसके लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइंड हो जाएगी।
तो हम बाद में जब यूज करेंगे तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये जो है हमारा कंसेप्ट ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है, तो इस चीज को हम इससे हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया 5th पॉइंट, ठीक है। इसका बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है 6th पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि ये जो बेटा जो कूलम्ब्स लॉ है ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ये ऑलवेज 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और दूसरी चीज क्या है कि इनका तो समझ में आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मान लो यदि मान लो मेरे को एक से ज्यादा चार्ज दे दिया जाता है, मान लो एक पहले एक चार्ज था, फिर 2 चार्ज था, फिर 3 और 4 और चार्ज आ गए, तो मान लो एक से यदि मेरे को ज्यादा चार्जेस दे दिए गए, एक से यदि मेरे को ज्यादा चार्जेस दे दिए, तो ये क्या बोलता है कि मान लो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 1 और 2 था जो भी k into q1 q2 by r² है, तो मान लो यदि मैंने 2 और चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए, चार्जेस 3 एंड चार्जेस 4, तो कांसेप्ट ये बोलता है कि इन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन से इन दोनों का जो चार्ज का इंटरेक्शन है जितना कम होगा ना ज्यादा होगा। मतलब इसको यदि इंग्लिश में बोले तो ये ऐसा है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। इसका मतलब ये चार्जेस यदि प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, तो भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा k into q1 into q2 by r²। और मान लो यदि प्रेजेंट भी रहते हैं ये दोनों चार्जेस, तो भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये ना कम होगा ना ज्यादा, ये उतना ही रहेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज k into q1 q2 by r²। तो हम ये लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ठीक है। ऑफ इंटरेक्शन does not depend on presence or absence of other charges। ये जो है बेटा ये जो है कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, ये जो है कूलम्ब्स लॉ के हैं। और इसमें जो है कई सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे मैकेनिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि क्या है यदि हम इस पूरे को सिस्टम ले लेंगे तो जो है इस सिस्टम का जो है हमारा मोमेंटम जो है कंजर्व होता है, क्योंकि फोर्स जो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम मतलब ये दोनों को मिला के सिस्टम होगा आपका। तो इस पे यदि देखेंगे तो नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स यदि 0 है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यदि मेरा एफ नेट 0 है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये मेरा कांस्टेंट है, तो मोमेंटम जो है मेरा जो है कंजर्व होगा। ये जो चीज है ये वाले चीजों को हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। और ये वाली चीज जो है इसका कंजर्वेटिव जो नेचर है, कंजर्वेटिव नेचर इसलिए क्योंकि इसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि और कोई इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। तो यदि मैं एज्यूम करके चलूं तो हमारा जो है ये वाला जो कांसेप्ट है यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है, तो यू फाइनल प्लस के फाइनल, इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। इन सारी चीजों को लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक जो है छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या है। एग्जांपल जैसे यदि मैं बोलूं कि यदि एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो अपना 1.6 सेंटीमीटर पे 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें यदि देखूं मैं, चार्ज होगा बेटा, चार्ज होगा प्रोटॉन है, होता है 1 प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखूंगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखूंगा सिंपल k into q1 into q2 by r square। ये डायरेक्शन देखेंगे तो बेटा ये दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इधर को, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी हम जब भी, वेक्टर क्वांटिटी में हम जब भी डील करेंगे तो हम क्या करें, बेस्ट मेथड ये होता है कि अपन डायरेक्शन को अलग देखें और मैग्नीट्यूड को अलग देखें। तो बेटा इसमें क्या है, डायरेक्शन तो मेरे को दोनों का पता चल गया कि इसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड होगा यदि हम प्लेन के बोर्ड ऑफ प्लेन पे देखें, और इसका डायरेक्शन होगा राइट साइड होगा। दूसरी चीज क्या है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, ये हम समझ चुके हैं। अच्छा, अब मैटर क्या करता है, हमको हमने वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से इसकी डायरेक्शन देख ली, अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू k into q1 into q2 by r square। तो इसमें मेरे साहब मेरे को सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड देखना है, मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है, तो यहाँ पे दोनों को मैं प्लस लेके ही चलता हूँ, क्योंकि मुझे अब क्या बोलते हैं, इनके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई डायरेक्शन मैंने पहले देखी है। तो फोर्स का निगेटिव आना या ना आना उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका यदि केवल मैग्नीट्यूड देखूंगा तो k को क्या लिखूंगा, 9 into 10 to the power 9 k की वैल्यू। चार्ज ऑन ये जो है q1 into q2, इसको क्या लिखूं, 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर अपॉन r जो हो जाएगा मेरे 1.6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा क्योंकि ऐसा यूनिट हमारी मीटर है। तो 1.6 का होल स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो बेटा यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आ जाता है फोर्स, वो आ जाता है बेटा 9 into 10 to the power minus 25 न्यूटन, ये आ जाता है। ठीक है, तो मेन चीज इसमें बिल्कुल ये सिखाना था बेसिकली कि सबसे पहले आप ये देखिए, कभी कभी भी अपन वेक्टर क्वांटिटी को डील करते हैं तो सबसे पहले अपन जो उसका कांसेप्ट है, उसकी जो डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन है, वो हम अलग से देख लें कि कैसा कैसा है। अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। फिर मैग्नीट्यूड को अपन अलग से निकाल ले। इसमें भले ये यहाँ पे दिख रहा है जो चार्ज जो हमारा q1 है, यदि मैं इसको प्रोटॉन का चार्ज मान लूं तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है, और यदि इलेक्ट्रॉन का मान लूं तो -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको दोनों को पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है, फोर्स के मैं, क्योंकि हम डायरेक्शन तो मैं पहले ही देख चुका हूं, तो उसका निगेटिव आना ना आना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि ऐसा निकालें तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड 9 into 10 to the power minus 25 न्यूटन है। तो यदि इस तरफ देखेंगे तो ये वाला जो फोर्स इधर लग रहा हो, ये वाला फोर्स जो है इधर लग रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन था स्टार्टिंग के लिए कि कैसा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ये सीखने को मिलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ अपन कैसे डील करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ डील करते हैं, और अलग-अलग डील करेंगे तो ज्यादा हमको क्लैरिटी रहेगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा और क्लियरिटी होगा। इसमें क्वेश्चन ये है कि दो प्रोटॉन है, क्या बेटा, दो प्रोटॉन है, ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, मान लो r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, प्रोटॉन है दोनों प्रोटॉन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है इसमें कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड रेशियो ऑफ तो बेटा यदि इसमें देखें तो इसमें हमारा जो मेन कांसेप्ट है कि डेफिनेटली मैं मानता हूं जो चार्ज होने यदि मैं प्रोटॉन देखूंगा तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है, इसमें भी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम k की वैल्यू पता है। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि डेफिनेटली जो ये है क्या बोलते हैं प्रोटॉन, इसका मास भी है, मास इसका है 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, इसका भी। तो डेफिनेटली क्या है इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लगा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो यदि मैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखूंगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देखूंगा तो वो क्या आ जाता है बेटा k into q1 into q2 upon r square डेफिनेटली। और यदि मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यदि मैं इन दोनों के बीच में देखूंगा तो वो आता है मेरा g into m1 into m2 upon r square। ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हो जाएगा इसमें जो है ये k ये जो है k q स्क्वायर, तो इसमें जो है q1 और q2 जो है दोनों सेम है, तो इसको मैं लिखूंगा k into q स्क्वायर अपॉन g into m स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है। यदि मैं इसको वो देखूंगा, इसमें चार्ज देखूंगा और इसमें देखूंगा तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 into 10 to the power 9 और जो हमारी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1.6 into 10 to the power -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो g की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 6.67 into 10 to the power -11 6.67 into 10 to the -11 into यदि मैं इसका मास को स्क्वायर देखूं तो 1.67 into 10 to the -27 1.67 into 10 to the power -27 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोलने वाली बात ये है कि यदि मैं इलेक्ट्रोसिटी को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का यदि मैं रेशियो देखूंगा, दो यदि प्रोटॉन के लिए मैं देखूंगा तो ये लगभग जो है ये लगभग जो है 10 to the power 36 के जो है रेशियो क्या है। तो कई बार रेशियो पूछा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का भी रेशियो पूछा, तो इलेक्ट्रॉन का यदि मैं रेशियो बोलूंगा तो क्या बोलते हैं, बाकी सब चीज तो सेम रहेगी, 9.1 24 का होल स्क्वायर रहेगा, तो ये चीज और छोटी हो जाएगी, तो रेशियो और थोड़ा बढ़ जाएगा। लगभग इलेक्ट्रॉन के लिए यदि मैं देखूंगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 10 to the power 42 के रेंज का आता है, और यदि मैं इसके लिए देखूंगा तो 10 to the power 36 के रेंज का आ रहा है। तो बोलने के बाद ये ठीक है, कभी-कभी रेशियो पूछ लेता है, लेकिन ये रेशियो हमें क्या सिखा रहा है, इसमें ये चीज है कि एक बार यार फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोसिटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रेशियो 10 to the power 36 है, इसका मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोसिटी है वो बहुत बड़ा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, इसमें जो ये जो g की वैल्यू है, जो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखते हैं g into m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें जो g की वैल्यू है 6.6 into 10 to the power -11 के रेंज का है, ये 10 to the power -11 के रेंज का है, और इसमें जो k की वैल्यू 10 to the power -10। तो ये बोलने का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तभी अपन का कुछ अच्छा वैल्यू तभी आएगा जब क्या बोलते हैं अपन प्लैनेट्स के लिए बात करें, क्योंकि प्लैनेट्स का अपन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो g को क्या है वो सब्सिडाइज कर देता है, तब हमारा जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी कुछ हमारी जो है अच्छी वैल्यू आती है। लेकिन यदि हम केवल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो प्रोटॉन और इसके बीच में बात करें, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत बड़ा है, तो अपन क्या है लगभग इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अपन जो है निगलेक्ट करते हैं, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अपन निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मान लो क्या बोलते हैं रिपेल हो रहा होगा, ऐसा होगा, दोनों रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि क्या अपन लाइक चार्जेस है। लेकिन यदि मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखूंगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव, तो ये अट्रैक्टिव तो है, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स जो है ये 10 to the power 36 जो है 10 to the power 36 जो है उतना जो फैक्टर से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। ये जो है ये जो चीज बताने के लिए वाला क्वेश्चन कराया है, तो इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए जो भी है। ठीक है, तो अपन इसमें बेटा ये चीज बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इट इज वेरी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सिंपल चीज। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बड़ा हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसको निगलेक्ट करेंगे और अपन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही इसमें मानेंगे। क्योंकि कई बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछ देते हैं सर इसमें क्या बोलते हैं इन दोनों का मास भी है, रेशियो भी है, gm1 m2 r स्क्वायर के हिसाब से, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेफिनेटली लगना चाहिए। तो उसका ये आंसर है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना ज्यादा कम है, और इसमें यदि ये है तो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है, तो मेनली अपन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स को डोमिनेट कर देगा और हमारा ऐसा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है बेटा, तो इसमें नेक्स्ट ये है बेटा, नेक्स्ट इसमें ये है कि मान लो बेटा एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा, तो इसमें बताना है अब इन दोनों को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर था, एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों को रिलीज कर दिया गया।
तो मेरे को बताना है कि इसमें आफ्टर जस्ट ऑफ द रिलीज क्या होगा। ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी जो है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लेसर देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके देखिए। ठीक है, तो इसमें बेटा मेरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स देखूं तो डेफिनेटली ये जो है हमारा कैसे चार्जेस है, ये हमारे जो है अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस जो होंगे हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऐसा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो ठीक है, लेकिन ये जो जो है ये दोनों जो फोर्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लग रहा है वही प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब डेफिनेटली मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यदि मैं न्यूटन लॉ के हिसाब से तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूटन लॉ के हिसाब से हुआ। और एक्सेलरेशन ऑफ यदि मैं प्रोटॉन देखूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा अब डेफिनेटली ये जो फोर्स है, ये फोर्स मैंने इसलिए दोनों को एप्लाई किया है क्योंकि ये जो दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेलरेशन यदि फोर्स तो फोर्स अपॉन मास ऑफ। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन का मैं मास देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 × 10 to the power -31 kg है। अरे 1.6 एम्पियर × 10 to the power, मतलब इसका बोलने का मतलब कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है ये ज्यादा है। तो यदि मास ऑफ प्रोटॉन यदि ज्यादा हो, यदि डिनोमिनेटर में बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ऑफ जो प्रोटॉन है वो कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेसर देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों कि फोर्स दोनों पे सेम है, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम है और इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? ये वाली जो चीज है, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि दोनों का जो चार्ज है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो उसका एक्सेलरेशन भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसमें हम जो देखेंगे फोर्स अपन ने देखिए, फोर्स जो आ गया वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ गया। अब यदि मेरे को एक्सेलरेशन देखना है तो डेफिनेटली वो उसका मास से रिलेशन होगा, मास रिलेशन होगा तो उसमें मैं न्यूटन लॉ को यूज करूंगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा मैंने यूज किया। फिर उसके बाद मैं इसे मैथ्स लगाऊंगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा यदि बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, ये डिनोमिनेटर यदि घटेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा।